नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक यानी कि प्लास्टिड। इन दोनों टॉपिक पे विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं और आज ये हमारा 5वां लेक्चर है। हम सेल बायोलॉजी या कोशिका जीवन की इकाई जो एक चैप्टर है उसको बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं और अब हम इसको जो है धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी 1-2 लेक्चर इसके और आएंगे, फिर ये हमारा चैप्टर ऐसा तैयार हो जाएगा और हमारा बेस जो है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि इसके बाद बायोलॉजी आसान सी लगने लग जाएगी। अगर आपने मेरे साथ पूरे लेक्चर आप पढ़ रहे हैं, शुरुआत से लेक्चर 1 से अभी लेक्चर 5 चल रहा है, यहाँ तक आप बने हुए हैं तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर जो है इंटरेस्ट आने लग गया होगा और डेफिनेटली आप इन चीजों में खो जाने लग गए होंगे, क्योंकि सारी चीजों को हमने बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, प्रॉपर वे में उसको जो है आपको कनेक्ट करते हुए बताया है और हर एक चीज को इतना विस्तार से पढ़ाया है कि लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। आप नीट का एग्जाम दे के देख लेना, बहुत अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें बायोलॉजी आती है आप देख के देख लेना, हमारी बायोलॉजी जो पढ़ाई है वो एक शानदार लेवल की बायोलॉजी है। ठीक है, तो बायोलॉजी आपकी ऐसे नहीं है कि आप केवल लैब असिस्टेंट को तैयार, नहीं, आप बाद में 2nd ग्रेड का भी सोच रहे हैं तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ठीक है, तो बायोलॉजी आपको एक बार ही पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है, तो इसको कचरे की तरह मत फैलाना, बढ़िया तरीके से पढ़ना। ठीक है, नोट्स बनाना, प्रॉपर बढ़िया ढंग से समझना और उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी बायोलॉजी की तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप बस नोट्स उठाओ और उसको एक बार रिवाइज कर। ठीक है, तो बढ़िया ढंग से पढ़ना है, मैं आपसे ये कहना चाहता था। और आज हम जो है हमारा टॉपिक रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड लवक, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो 1 मिनट के अंदर मैं पीछे वाले जो लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया उसका रिव्यू आपको दे दूं। तो सबसे पहले कोशिका वाला जो चैप्टर, उसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया, उसके बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी उसके बारे में हमने जाना। फिर मैंने दूसरे लेक्चर में प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको बताया, जिसको जीवाणु की जो संरचना होती है कोशिका की वो कह सकते हैं, वो हमने पढ़ा। फिर तीसरे लेक्चर में हमने यूकेरियोटिक कोशिका की बात की, उसके अंदर जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है उसकी बात की। और चौथे लेक्चर में हमने केंद्रक एवं गुणसूत्र को पढ़ा, वहां पे हमारी यूकेरियोटिक कोशिका की जो संरचना है वो हमने पढ़ ली। अब यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो है कोशिकांग जो होते हैं वो हमें आज पढ़ने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये भी एक प्रकार की क्या है, कोशिकांग है। और आज से अब हम 3 लेक्चर जो आएंगे उसमें हम कोशिकांगों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक कोशिकांग को बिल्कुल नस चेक करेंगे, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये आप बिल्कुल क्या कह सकते हैं, निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं कोशिकांगों के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या कोशिकांग कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं कोशिकांगों की, किसकी बात करूं, कोशिकांग। कोशिकांग को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनेलीज। कोशिकांग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? एक तो होते हैं द्विझिल्ली बंधित, एक जो कोशिकांग होते हैं उसका नाम है द्विझिल्ली बंधित यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, एक जो है वो हो जाएंगे एकल झिल्ली बंधित। एक कौन से हो जाएंगे? एकल झिल्ली बंधित। बिल्कुल सर, ये भी हमें पता है, एक हो जाएगा द्विझिल्ली बंधित, एक हो जाएगा एकल झिल्ली बंधित। और तीसरा प्रकार का जो कोशिकांग होता है वो होता है झिल्ली रहित, यानी कि झिल्ली रहित यानी कि जिसपे कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, वो हो जाएगा झिल्ली रहित। 3 प्रकार के कोशिकांग है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कोशिकांगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक वो जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम द्विझिल्ली बंधित कोशिकांग कहेंगे। एक जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो एकल झिल्ली बंधित कोशिकांग में, और एक जिनके ऊपर झिल्ली पाई नहीं जाती वो हो जाएंगे झिल्ली रहित कोशिकांग, है ना। तो ये 3 प्रकार के। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है तो वो आपको समझ गए, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ। ठीक है, अब हमें तो ये देखना है कि कौन से कोशिकांग द्विझिल्ली बंधित होते हैं। तो देखो 2 ऐसे कोशिकांग है, एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपका लवक, एक आपका लवक जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ये 2 ऐसे कोशिकांग है जो द्विझिल्ली बंधित होते हैं और 2 ही आपको ध्यान में रखने हैं। आपसे पूछ ले कि द्विझिल्ली बंधित कोशिकांग कौन से हैं, बस 2 नाम आपके दिमाग में, जहन में होने चाहिए, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक। जो क्लोरोप्लास्ट आप सोच रहे हैं वो लवक के अंदर का ही एक भाग है। इसको जब हम लवक ढंग से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक 2
कोशिकांग है जो द्विझिल्ली बंधित होते हैं। अब यहाँ पे एकल झिल्ली बंधित को एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ। हम बात करें अगर झिल्ली रहित की, तो दो ही ऐसे कोशिकांग होते हैं जो झिल्ली रहित होते हैं। दो ही द्विझिल्ली बंधित हो जाएंगे और दो ही झिल्ली रहित हो जाएंगे। वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका राइबोसोम, एक तो आपका राइबोसोम, और एक जो है वो हो जाएगा आपका तारक काय, या कुछ लोग इसको तारक केंद्र भी कहते हैं। ये दो कोशिकांग जो है वो झिल्ली रहित होते हैं, यानी कि दो द्विझिल्ली बंधित माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, और दो ही झिल्ली रहित हो जाएंगे राइबोसोम और तारक काय। ये चार कोशिकांग अपन को याद रखने हैं। इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं, इन चारों के अलावा जितने भी कोशिकांग आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे के सारे एकल झिल्ली बंधित में आ जाएंगे। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं कौन कौन से आ जाएंगे। इनके अंदर बाकी बच्चे सारे आ जाएंगे, जैसे कि अंतःद्रवी जालिका, या कुछ लोग अंतःप्रदवी जालिका कह सकते हैं, अंतःप्रदवी जालिका। दूसरा इसके अंदर हो जाएगा गोल्जी काय, गोल्जी काय। तीसरा इसके अंदर आप मान सकते हैं लाइसोसोम। ठीक है, जितने भी कोशिकांग आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सूक्ष्म काय, अब आप कहेंगे सर ये क्या होते हैं, तो सूक्ष्म काय जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, सूक्ष्म काय तीन होते हैं। एक होता है परोक्सीसोम, एक जिसका नाम है परोक्सीसोम, एक होता है ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, और एक होता है स्पेरोसोम। एक क्या होता है? स्पेरोसोम। ये तीन जो है ये सूक्ष्म काय होते हैं, माइक्रो बॉडीज इनको कहते हैं। ये भी कोशिकांग होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं? एकल झिल्ली बंधित होते हैं। और भी कोई नाम है तो वो सारे एकल झिल्ली बंधित में आ जाएंगे। मतलब ये चीज क्लियर हुई। अब इन सारे कोशिकांगों के बारे में हमें पढ़ना है। सारे कोशिकांगों के बारे में आपको ढंग से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा, कहीं से भी सवाल बन जाए वो हम करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। यानी कि आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा द्विझिल्ली बंधित कोशिकांगों के ऊपर। आज हम इनको कवर करने वाले हैं। फिर 2 लेक्चर जो है हमें इनको कवर करने में लगेगा, है ना। जैसे वैसे कि राइबोसोम के बारे में ज्यादा बातें नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है राइबोसोम, और तारक काय भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा हमें समय देना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक क्लास हमारी आज चलेगी, जिसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी कि विशेषकर द्विझिल्ली बंधित कोशिकांगों के बारे में चर्चा करेंगे। और अगले जो 2 लेक्चर होंगे हमारे, उसके अंदर हम एकल झिल्ली बंधित और झिल्ली रहित जो कोशिकांग है उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे। प्रयास क्या करेंगे? ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम फाइनली बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पे। फाइनली हम किस पे बढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब देखो, ये चीज आपको पता चल गई कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक है दोनों ही क्या है? द्विझिल्ली बंधित कोशिकांग है। दोनों ही क्या है? द्विझिल्ली बंधित कोशिकांग है। ठीक है, ये तो हुई इसके। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को अलग अलग पढ़ाने से पहले मैं दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानताएं हैं, वो अगर पढ़ा दूं, उसके बाद हम अलग अलग भी पढ़ देंगे, है ना। तो पहले दोनों में जो समानता है वो पढ़ लेते हैं। पहली समानता तो सबको पता ही है कि दोनों ही क्या है? द्विझिल्ली बंधित कोशिकांग है। तो ये लिख लो, खुद लिख लो, है ना। वैसे मैंने लिखा भी था, आप और लिख लो अब। ठीक है, अब दोनों के अंदर समानता पढ़ रहे हैं। अब एक जो शब्द है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ये क्या होता है सर? बिल्कुल अभी बता रहे हैं आपको, अभी तो टॉपिक लिखा है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, है ना। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, ये क्या होता है भाई? सुनो, अब मैं क्या समानता की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया की भी, क्लोरोप्लास्ट की भी। क्लोरोप्लास्ट कहूं या लवक कहूं, लवक का ही एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, जब हम आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ये दोनों ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें खुद का डीएनए होता है। ध्यान से सुनना, ये 2 ही ऐसे कोशिकांग है। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, गोल्गी बॉडी भी होता है, लाइसोसोम भी होता है। तो ये उनमें से 2 ऐसे कोशिकांग है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, जिनमें खुद का डीएनए होता है। भाई डीएनए किसके पास होता है? नॉर्मली केंद्र के पास डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है। पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा, पिछली वाली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको समझ में आया कि जो डीएनए होता है वो केंद्रक में होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? जनरली केंद्रक में पाया जाता है।
लेकिन ये दो ऐसे कोशिकांग है जिनके पास खुद का डीएनए है, बाकी कोई कोशिकांग नहीं है जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये दो ऐसे हैं। तो अब क्या हुआ सर, ये दो ऐसे हैं इनके पास खुद का डीएनए है, तो जो प्रोटीन इनको चाहिए उनमें से आधी प्रोटीनों का निर्माण ये स्वयं कर लेते हैं, आधी प्रोटीन स्वयं बना लेते। बाकी कोई भी कोशिकांग जो उसको प्रोटीन चाहिए वो स्वयं नहीं बना सकता, पूरा का पूरा किस पे डिपेंड रहेगा, केंद्रक पे। केंद्र के अंदर जो डीएनए होगा वो बनाएगा उसके लिए प्रोटीन, है ना भाई। डीएनए से प्रोटीन बनती है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी, ये हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझना है कि ये जो होते हैं ये अपनी आधी प्रोटीनों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं जितनी इनको चाहिए, तो बाकी की आधी जो सभी जिस पे डिपेंड रहते हैं उस पे ये भी डिपेंड रहेंगे, यानी कि केंद्र के डीएनए पे। इतनी बात समझ पाई? इतनी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि दो ऐसे कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और डीएनए है मतलब वो प्रोटीन बना लेंगे, है ना, प्रोटीन तो चाहिए भाई सबको एनर्जी के लिए, तो आधी प्रोटीन ये स्वयं बना सकते हैं क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है। और बाकी की जो आधी प्रोटीन है वो किस पे डिपेंड रहेंगे, केंद्र के डीएनए पे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं अर्ध स्वायत्त, सेमी ऑटोनोमस, यानी कि आधे जो है ये खुद के ऊपर डिपेंड है और आधे जो है वो केंद्र के डीएनए पर डिपेंड है, इसलिए ये शब्द आता है अर्ध स्वायत्त। स्वाय मतलब स्वयं के ऊपर, अर्ध मतलब आधे जो है वो स्वयं के ऊपर डिपेंड है, किस चीज में, प्रोटीन बनाने में। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है। सही बात है। चलो तो इस बात को हम लिखे, माइटोकॉन्ड्रिया व लवक, क्लोरोप्लास्ट लिखो उचित ज्यादा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है तथा तीनों प्रकार के आरएनए भी पाए जाते हैं। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो ये तीनों प्रकार इसमें पाए जाते हैं, जिससे जितनी प्रोटीन इनको चाहिए, उनमें से आधी प्रोटीनों का निर्माण ये स्वयं कर लेते हैं। और इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं, ठीक है। और बाकी की आधी प्रोटीनों पे, बाकी की जो आधी प्रोटीन है जिसका पूर्ति ये स्वयं नहीं कर पाते, बाकी की आधी प्रोटीनों हेतु केंद्रक के डीएनए पर निर्भर रहते हैं, केंद्रक के डीएनए पर निर्भर रहते हैं। ये बात हुई, समझ में आया? ये पूरा एक कंसेप्ट है, ध्यान से समझना इसको। ये कोई नहीं पढ़ाता इतना डिटेल में, जितना मैं आपको ले जा रहा हूं डिटेल में कोई नहीं बताएगा, तो ध्यान से समझ लो। अगर कोई बता रहा है तो उसको समझ लो, है ना। ऐसे मत करो कि ज्यादा हो गया कम हो गया, नहीं। सवाल कहीं से भी बन सकता है, तो अपन को तो पूरा ही पढ़ना है। तो ये अब देखो, इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो आपको समझ में नहीं आई। बहुत आसान है भाई, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है इनके पास अगर खुद का डीएनए है तो आधी प्रोटीन ये स्वयं बना लेंगे, और बाकी की आधी जो नहीं बना पाएंगे वो केंद्र के डीएनए पे डिपेंड रहेंगे। बाकी जो कोशिकांग होते हैं वो पूरे के पूरी तरीके से इस पे डिपेंड रहते हैं, केंद्र वाले डीएनए पे। ये आधा इस पे डिपेंड है, आधा स्वयं बना लेता है, इसलिए तो नाम अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहेंगे इसको, ठीक है। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं इसको,
है ना। आपको हेडिंग लगानी है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में समानता है। उसमें पहला पॉइंट डाल के लिखना है दोनों ही द्विझिल्ली बंधित कोशिकांग है। दूसरा पॉइंट डाल के लिखना है अर्धस्वायत्त कोशिकांग, और उसके अंदर ये बातें लिख रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट और हम समझने का प्रयास करेंगे, इसको नोट करो। मिटाओ, चलो। तीसरी समानता क्या है? तीसरी समानता क्या है? एक शब्द और मैं यहां पे आपके सामने फेंकूंगा, अंतःजीवी उद्ध विकास। नाम सुना है? कोई बात नहीं, अब सुन लो। अंतःजीवी उद्ध विकास, अंतःजीवी उद्ध विकास। सर ये क्या होता है? ये तीसरी समानता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की। इंग्लिश में बात करूं तो एंडोसिम्बायोट ओरिजिन, एंडोसिम्बायोट ओरिजिन, अंतःजीवी उद्ध विकास। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, इन दोनों की उत्पत्ति जीवाणुओं से मानी गई है। दोनों की जो उत्पत्ति है वो बैक्टीरिया से, जीवाणु से मानी गई है। क्यों भाई? कुछ कारण होंगे। क्या कारण है? पहला कारण अभी हमने देखा कि इनके अंदर खुद का डीएनए होता है, तो वो जो डीएनए है उसकी प्रकृति कैसी होगी? जैसी प्रकृति बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ना, वैसी इनकी होगी। भाई यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है? डीएस लीनियर यानी कि रेखीय, और एटी प्रचुर। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो तीसरी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया, जब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताया, उस समय मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया था, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए की प्रकृति होनी चाहिए वो होती है डीएस लीनियर एटी प्रचुर, जबकि इनके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए होता है डीएस सर्कुलर जीसी प्रचुर। और ऐसा डीएनए किस में पाया जाता था? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब बैक्टीरिया। ये बात अब तक आप समझ गए होंगे। तो यहां पे इनके अंदर जो डीएनए की प्रकृति है वो जीवाणुओं के समान की प्रकृति है। ये तो एक कारण हुआ, और भी कारण होते हैं। दूसरा कारण बताइए सर। दूसरा कारण है, जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताया तो मैंने ये भी कहा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें 70S राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम। कैसा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम है। तो ये भी किसके समान संरचना दिखा रहा है? बैक्टीरिया के समान। तीसरा कारण बताइए। तीसरा जो है, इनके अंदर बाइनरी फिजन, द्विविभाजन होता है। ये बाइनरी फिजन किस में होता है? जीवाणु में होता है, वो इनके अंदर भी होता है। और चौथा फैक्टर है स्व द्विगुणन की क्षमता या स्वतः जनन क्षमता। स्वतः जनन क्षमता का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया खुद से अपनी जैसी फोटोकॉपी बना सकता है, इसे कहते हैं स्वतः जनन क्षमता या स्व द्विगुणन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, है ना। तो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो उत्पत्ति में जीवाणुओं से इनकी उत्पत्ति हुई, इस चीज को दर्शाते हैं। तो इस बात को हम लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक की उत्पत्ति जीवाणुओं से हुई, जिसके कारण निम्नलिखित है। इसके जो कारण है वो क्या है? पहला कारण डीएस सर्कुलर, सर्कुलर मतलब वृत्तीय, और जीसी प्रचुर डीएनए, जीसी प्रचुर डीएनए प्रेजेंट होता है इनमें, जो किसमें होता है? बैक्टीरिया में होता है। दूसरा कारण 70S प्रकार का राइबोसोम, 70S प्रकार का राइबोसोम। तीसरा कारण होता है सर स्व द्विगुणन की क्षमता, स्व द्विगुणन की क्षमता। और चौथा और फाइनली जो कारण है वो हो जाएगा बाइनरी फिजन, जिसको कहते हैं हिंदी में द्विविभाजन, है द्विविभाजन।
बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। ये इसके अंदर 4 कारण हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये उत्पत्ति में जीवाणु की समान संरचना प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसी को हम नाम देते हैं अंतःजीवी उद्विकास, एंडोसिम्बायोन्ट ओरिजिन, है ना। क्लियर है? क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिटाओ मैं इसको। चल, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि जो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर समानता क्या है। पहले समानता दोनों द्विझिल्ली बंधित, दूसरी समानता क्या हो जाएगी, दोनों अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, और तीसरी अंतःजीवी उद्विकास यानी कि इन दोनों की उत्पत्ति जीवाणु से मानी गई। ये तो होगी इनकी समानता की बात। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करेंगे, उसको बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना पूरी तरीके से फाड़ के रख देंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट या लवक। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करो। माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ बातें आप इसके बारे में जानते होंगे, जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो अवश्य जानते होंगे, और जो बायोलॉजी वाले नहीं है वो भी जानते हैं क्योंकि 9-10 के अंदर तो पढ़ा ही होगा, ये तो छठी से ही आ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये क्या होता है और किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका में। इस चीज को ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन भूल जाते हैं अपन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता ये चीज। अगर आपने मेरे साथ अब पूरी क्लास लगाते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें झिल्ली बंधित कोशिकाओं तो पाए ही नहीं जाते, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है कि उसमें मिले। तो ये किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। पहला पॉइंट क्या लिखो, सभी यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित। पहला पॉइंट हो गया। अब इसकी संबंधित इसकी खोज किसने की? दो चीज हमें पढ़नी है, एक तो इसकी खोज किसने की, तो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है, और एक इसका नाम किसने दिया। दोनों अलग अलग चीज है, एक है इसके खोज से संबंधित और एक है इसके नाम से संबंधित, है ना। अलग अलग चीज है क्योंकि इसमें कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा। तो नाम तो दिया इसका सी बेंडा ने, सी बेंडा ये वैज्ञानिकों के नाम, और खोज इसने की इसकी की अल्टमान ने। किसने की? अल्टमान। एक नाम इसके साथ और जुड़ता है, कभी कभी अल्टमान है और फ्लेमिंग, लेकिन मोस्टली यही आता है अल्टमान। तो ये दोनों वैज्ञानिक के नाम अलग अलग याद होने चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज किसने की? अल्टमान ने, और नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, और क्या देखना है? माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली बंधित कोशिकाएं, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली बंधित कोशिकाएं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अब इसकी संरचना देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देख लेते हैं, या फिर संरचना इस पे आएगी नहीं, अगले वाले पे लिखा है। चलो एक बार बना के समझा देते हैं, फिर आपको संरचना भी बता देंगे, या फिर इसका ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम संरचना समझते हैं। इतनी बात लिख लो कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित, खोज अल्टमान ने और नाम दिया सी बेंडा ने। लिख लो ये तो 3 बातें। अब हम इसकी संरचना देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे भी बनेगी वैसे आपको पता ही है चित्र मेरा कैसा बनता है।
तुम भी बनाओ, साथ साथ देख क्या रहे हो मेरे को, बनाओ। और क्या बनाना रह गया? इतना ही है बस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ज्यादा थोड़ी। चलो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, तैयार है आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, संरचना अगर आपसे पूछ ले कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है। दिख भी रहा है आपको, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अगर देखें तो ये तो चीज आपको पता है कि ये द्विझिल्ली बंधित होता है। ठीक है, तो पहले तो ये झिल्ली बता देते हैं अपन कि ये तो इसकी होगी बाह्य झिल्ली, ये तो इसकी क्या होगी? बाह्य झिल्ली। और ये इसकी क्या होगी? ये जो ये वाली झिल्ली जो मुड़ी हुई है, इसको कहेंगे आंतरिक झिल्ली। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली का एक दूसरा नाम क्या है? क्रिस्टी। आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये मैं सारी चीजें बताऊंगा, सीखो, बस नाम लिखना सीखो एक बार। सबसे बाहर वाली झिल्ली बाह्य झिल्ली, अंदर वाली आंतरिक झिल्ली। चूंकि ये द्विझिल्ली बंधित है तो दो झिल्लियां होगी। अब इसके अंदर 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो ये इसके अंदर हो गया, ये इसके अंदर हो गया 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। और ये इसका हो गया डीएनए। ये क्या हो गया इसका? डीएनए हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला चीज, ये इसका हो जाएगा ऑक्सीसोम। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। और इसका ये जो पार्ट है, ये वाला, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो ये स्पेस दिख रहा है, ये आंतरिक झिल्ली और ये बाह्य झिल्ली, इन दोनों के बीच में जो अवकाश है, इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में नहीं पता मुझे। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को हिंदी में कहेंगे परिशुद्ध कणिकीय अवकाश। परिशुद्ध कणिकीय अवकाश। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी में नाम शुद्ध कणिका होता है, पता है कि नहीं तुम्हें? याद रख लेना। हिंदी वाले बच्चे नहीं तो कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ऐसे तो नहीं है कोई, कैसे भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सर, हमें तो सूत्र कणिका पता है। तो सूत्र कणिका, तो ये हो जाएगा परिशुद्ध कणिकीय अवकाश। इंग्लिश में इसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों झिल्लियों के मध्य का जो अवकाश होता है उसको कहेंगे। तो ये नाम लिखने सीख गए तुम, एक बार इसको ढंग से देखो और बनाओ। सबसे बड़ा काम तो यही है, नाम लिखने। चित्र भले कैसे ही बनो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है। हमें तो ये पोस्टमार्टम करना है, कौन सी चीज कहाँ पे है। अपन की कोई एग्जाम में डायग्राम थोड़ी आएगा कि अपन को वहां पे बढ़िया डायग्राम बनाना है, लेबलिंग। अपन को ये बस दिमाग में होना चाहिए कि ये ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बेलनाकार संरचना है, बाह्य झिल्ली होगी, उसके अंदर आंतरिक झिल्ली होगी, आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, 70S राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, और इसके अंदर जो ये कण पाए जाते हैं इसे ऑक्सीसोम कहते हैं, और इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस जो तरल पदार्थ होता है उसको मैट्रिक्स नाम देते हैं, और दोनों झिल्लियों के मध्य के अवकाश को परिशुद्ध कणिकीय अवकाश या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। बस ऐसे आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद में इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम जान लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कार्य है वो पढ़ लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक चीज और लिख लेना माइटोकॉन्ड्रिया में, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की, ये पॉइंट में पहले लिखना था, भूल गया। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की क्रिया विधि पर निर्भर करता है। कोशिका की क्रिया विधि, इसका क्या मतलब हुआ सर? बहुत आसान है। अब कुछ लोगों को ये डाउट आ भी रहा होगा, तुम्हें तो आता नहीं है वैसे, कि सर एक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होते कितने? एक होता है, एक से ज्यादा होता है, किस में कितने होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या फिक्स नहीं है। किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 2 3 4 5 10 15 कितनी भी हो सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उस कोशिका की क्रिया विधि पे, कोशिका की क्रिया विधि पे। मतलब कोई कोशिका कितनी ज्यादा सक्रिय है, कोई कोशिका कितनी ज्यादा सक्रिय है,
वो उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा सक्रिय कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी उतनी ज्यादा। कोशिका कम सक्रिय, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो जाएगी। तो ये बात आप लिख लेना, ठीक है। इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ये चित्र अब आपके सामने होना चाहिए, खुद बनाओ इस चित्र को। अब मैं जो पॉइंट लिखाऊंगा ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के पॉइंट लिखाऊंगा। ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना, इनके बारे में बातें करूंगा। तो चित्र आपके सामने होना, जो भी मैं पॉइंट लिखाऊं आपका ध्यान चित्र पे भी जाना चाहिए कि अच्छा ये इसकी बात कही है, ठीक है। बेटो बेटो ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ही पढ़ रहे हैं अभी तक हमें, है ना। पहला पॉइंट बताइए सर। पहला पॉइंट ये है कि जो दोनों झिल्लियां होती हैं, दोनों झिल्लियों के मध्य के अवकाश को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, हिंदी में मैं पहले लिखा चुका हूं, परिसूत्रगणिकीय अवकाश, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ, अंदर की तरफ का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ, अंदर की तरफ अंगुली नुमा संरचना में मुड़ी रहती है। जिसे क्रिस्टी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी। हिंदी में कहीं कहीं पे इसका एक शब्द लिखा होता है सिक्की, लेकिन में यार ज्यादातर यही प्रचलन में आता है, 99% क्रिस्टी कहते हैं। इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और क्या बताओगे सर, और ये लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया का तरल या आधात्री भाग जो है, तरल भाग, जिसको इंग्लिश में ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहलाता है। और क्या छूटा बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का जो तरल भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्रेब चक्र यहीं पर होता है। अब आप क्रेब चक्र क्या होता है इसमें कंफ्यूज मत होना, बस एक बार याद रख लेना, क्रेब चक्र यहीं पर होता है, क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र यहीं पर होता है। ये मैं आपको समझा दूंगा, है ना, क्रेब चक्र वाली चीजें इतना याद रखना। जो क्रेब चक्र होता है वो कहां पे होता है, मैट्रिक्स पे होता है ना। और एक जो आपका होता है ना इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, वो क्रिस्टी पे होता है, क्रिस्टी, ईटीएस जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये किस में संपन्न होता है, क्रिस्टी पे। तो ये दोनों याद रख लेना। क्रेब चक्र तो होगा मैट्रिक्स में, और ईटीएस कहां पे होगा, क्रिस्टी में, ठीक है। चलो अच्छा, एक मेन चीज तो भूल गया, ऑक्सीसोम और बताया था ना, ऑक्सीसोम। इस ऑक्सीसोम के बहुत सारे नाम हैं। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई है। और इसे ही एफ नॉट F1 कण कहते हैं, एफ नॉट F1 कण कहा जाता है। इसे ही फर्नांडिस मोरान कण कहते हैं, फर्नांडिस मोरान कण, ये सारे इसी के नाम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना, F0 F1 फर्नांडिस मोरान कण सब कुछ इसी का नाम है भाई।
ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। चित्र आपने जो बनाया है उसके साइड में या नीचे ये बातें आपको लिखनी है। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे उसको साफ करके ये लिखा है। आपके पास जगह है तो इसको लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे तो क्या। ये समझ में आया ना, सारी चीजें आसान सी है भाई, जो मैंने चित्र बनाया उसी के आधार पर ये चीजें बताइए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हमने देख ली। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, हमारी सेल में है क्यों, मेन बात तो यही जाननी है ना कि भाई करता क्या है। ये संरचना बाद की बात है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। पहले ये तो बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, तब जाके उसकी संरचना पढ़े। वो बताना बहुत जरूरी है, लेकिन वो हम लास्ट में बता रहे हैं, कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, मिटाओ इसको, मिटाओ। तुम तो बोलोगे नहीं, और बोलोगे भी तो मेरे को सुनाई नहीं देगा। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। किसके कार्य पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। पहला 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 पॉइंट है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह। ये बात तो आप कहेंगे सर पहले बतानी चाहिए, नहीं, ये यहीं पे बताने की बात है तो यहीं पे बताऊंगा, पहले कैसे बताऊंगा। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों, शक्ति देता होगा तभी तो कहेंगे शक्ति ग्रह। ऐसा ग्रह, ऐसा घर जिसके पास शक्ति होती है, जहां से अपन शक्ति ले सकते हैं, उसको शक्ति ग्रह। क्या पता है सर, सुनो, क्योंकि इसका जो काम होता है ये होता है एटीपी का निर्माण करना, वह संचय करना। संचय का मतलब समझते हैं, इंग्लिश वाले स्टोर करना, एटीपी का निर्माण करना और संचय करना, समझ रहे हैं, एटीपी का निर्माण और संचय करना। अब ये एटीपी का निर्माण करता कैसे है, तो कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया द्वारा। कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया, कोशिकीय श्वसन क्या होता है सर, हमें तो ये भी नहीं पता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। श्वसन की प्रक्रिया जब पढ़ेंगे तो बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझ लो कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, उसका हम विखंडन करते हैं, तो विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इससे हमें बनता है अच्छा CO2, H2O, और साथ में हमें बनती है ATP। साथ में हमें क्या मिलती है, ATP। तो ATP का निर्माण हो गया, और उस ATP के निर्माण के बाद ये इसको स्टोर भी करता है। जब आवश्यकता पड़ेगी तब उस ATP को देगा। ऐसा नहीं है कि फेंक दिया, ले ATP बन गई सारे ले लो, नहीं नहीं नहीं, जिसको जरूरत पड़ेगी उसको ये ATP देगा, ठीक है। तो ATP का निर्माण करना और उसका स्टोर भी करना। ATP का निर्माण कैसे करेगा, कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का विघटन करेगा, तो उससे ATP बन जाती है, ठीक है। पहला काम समझ आ गया, ठीक है सर। दूसरा काम इसका होता है वायवीय श्वसन। ये क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन के अंदर दो चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं। एक आता है लिंकिंग रिएक्शन, लिंकिंग रिएक्शन, एक आता है क्रेब चक्र, और एक आता है ETS, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इन दोनों की बात अभी मैंने की थी कि क्रेब चक्र आपका कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स में। ETS कहाँ पे होता है, क्रिस्टी पर, ठीक है। लिंकिंग रिएक्शन भी कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स में। तो ये दोनों मैट्रिक्स में होंगे और ये क्रिस्टी पे होगा। ये दोनों कहाँ पे होंगे, मैट्रिक्स में, और ये कहाँ पे होगा, क्रिस्टी पे। लिख लेना, मैट्रिक्स में, क्रिस्टी पे। लिंकिंग रिएक्शन, क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये वायवीय श्वसन के तीन पार्ट होते हैं। लिंकिंग रिएक्शन, क्रेब चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब इसकी पूरी एक क्लास बनेगी, जब हम श्वसन पढ़ेंगे ना तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे। लिंकिंग रिएक्शन क्या होती है, क्रेब चक्र क्या होता है, पूरा साइकिल हम पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है, पूरा पढ़ेंगे। वायवीय श्वसन अपन को पूरा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ध्यान में ये रहना कि वायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना। तो ये इसका काम हो गया। वायवीय श्वसन कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है। पहला पावर हाउस ऑफ सेल, ATP का निर्माण करना, उसको स्टोर करना, है ना। और दूसरा वायवीय श्वसन जो है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन के अंदर ये तीन स्टेप होते हैं, लिंकिंग रिएक्शन, क्रेब साइकिल और ETS, ठीक है। और क्या, वसा का बीटा ऑक्सीडेशन, वसा का बीटा ऑक्सीकरण, ये भी कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
अब ये क्या होता है सर, ये बताइए हमें। वसा का बीटा ऑक्सीडेशन या वसा का बीटा ऑक्सीकरण जो होता है, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है हमें। जब हम फास्ट में होते हैं, उपवास वगैरह रखते हैं, तो हम कुछ खाते नहीं है, तो कुछ खाते नहीं है, तो जब 2-3 दिन हम कुछ नहीं खाएंगे ना, तब जो फेट है ना उसका बीटा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब फेट टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और जब फेट टूटेगा ना, उसे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी हमारे शरीर को, जिससे हम 10-15-20 दिन तक काम चला सकते हैं, है ना। तो इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अब जब फेट पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है समाप्त हो जाएगा, उसकी ऊर्जा पूरी की पूरी आपने ले ली, तो फिर सबसे लास्ट में प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो जाता है। और प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी, सीधी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। और प्रोटीन टूट टूट के उससे एनर्जी मिल रही है, तो मिलेगी फिर किसको, शरीर खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। तो जब तक फेट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तब तक ठीक है काम, उससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ये इसके कार्य हो गए, लिख लो फटाफट इसको। ये माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हो जाते हैं, ठीक है। एक काम और लिख लो, पादपों के अंदर जो प्रकाश श्वसन होता है उसमें भी ये भाग लेता है। चौथा, पादपों में होने वाली प्रकाश श्वसन की क्रिया में भी भाग लेता है। ये हम जब फोटो सिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको। तो पादपों में होने वाली प्रकाश श्वसन की क्रिया में भी भाग लेता है। समझ गए। ये माइटोकॉन्ड्रिया के 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमने सीख लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ ही हो जाता है कंप्लीट। अब हमें क्या पढ़ना है, लवक। क्या पढ़ना है, लवक पढ़ेंगे, लपक के, ठीक है। 5-10 मिनट का चैप्टर है, भागना मत, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, मिटाओ इसको, लवक पढ़े, क्या रे, लवक मिटाओ। चलो, समझ में आ रहा है, आ रहा है तो इसको शेयर करो क्लास को। अकेले अकेले क्यों देख रहे हो, या नहीं करनी, मेरे ऊपर कोई गुस्सा है क्या, एक बार है तो बता दो, ठीक है, नहीं तो शेयर कर दो, और पसंद आ रही है सब्सक्राइब भी कर दो, कहने की क्या जरूरत है। लवक 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 लवक, इंग्लिश वाले बच्चे बहुत नाराज है मेरे से, डेली 1 या 2 बच्चों के मैसेज आ ही जाते हैं मेरे पास, सर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। जब पहले मैंने कोर्स करवाया तो उसमें इंग्लिश के शब्द ज़्यादा थे, तो हिंदी वाले नाराज हो गए, सर मैं हिंदी मीडियम का हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब पहले वाले में हुआ क्या कि मैंने इंग्लिश के भी बोले हिंदी के भी बोले, तो वो दोनों के काम के नहीं रहे, है ना। तो अब जो है मैं अगर इंग्लिश में इसमें भी डालना शुरू कर दूंगा तो हिंदी वालों की दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार हिंदी वालों के लिए चलने देते हैं, इंग्लिश वालों के लिए बाद में देखेंगे, है ना। नहीं तो इंग्लिश वाले बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाओ, सर्च करो, बहुत सारे चैनल है। लेब असिस्टेंट से रिलेटेड नहीं मिलेंगे आपको, नीट की जो तैयारी करवाते हैं उनसे आप पढ़ो आराम से, जो जो आपके टॉपिक है, मतलब आपके सिलेबस में है उनसे पढ़ो, ठीक है। अपन का जो टॉपिक है वो है लवक, प्लास्टिड। ये जो है ना, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों प्रकार की कोशिका में, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका में था, तो पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों आ गई उसमें। ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सब में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, केवल पादप कोशिकाओं में मिलेंगे। और लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने, 3 प्रकार के। किसके आधार पर हम इसको बांटेंगे, वर्ण को, वर्ण क्या होते हैं, पिगमेंट्स, वर्ण को वह एक कार्य, उनके काम के आधार पर, इन 2 चीजों के आधार पर, कार्य के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से सर 3 प्रकार, पहला जो प्रकार है
उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसको कहते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। दूसरा इसके अंदर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसको कहेंगे वर्णी लवक। और तीसरा इसके अंदर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। जो अभी तक अपन नाम सुन रहे थे वो यही है, इसको हम कहेंगे हरित लवक। ये तीन प्रकार के लवक है, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ये तीन प्रकार के लवक हमने बांटे किसके आधार पर? उनके अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं उनके आधार पर, और उनके कार्य जो होते हैं उसके आधार पर, फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़े। पहले अपन पढ़ लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट जब आप नाम को देखेंगे, हिंदी वाले नाम को देखेंगे ध्यान से, तो अवर्णी लवक यानी कि इसमें वर्णक नहीं होता है, इसमें वर्णक अनुपस्थित, कोई भी वर्णक नहीं होगा। और वर्णक अगर नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे? रंगहीन हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा? रंगहीन। क्योंकि जो कलर आता है ना वो पिगमेंट्स की वजह से आता है, वर्णकों के कारण ही होता है। तो इसमें अगर वर्णक ही नहीं है तो रंगहीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी विशेषता। अब इसके कार्य पूछ ले, कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है भोजन संचय का। भोजन संचय, फूड को स्टोर करना। ठीक है, अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना ये तीन प्रकार के हो जाएंगे। एक इसमें होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इसको इंग्लिश में याद रखना। दूसरा हो जाता है इसमें एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। और तीसरा हो जाएगा इसमें एल्यूरो इलायोप्लास्ट। थोड़े से सेम है, कंफ्यूज कर सकते हैं, 2-4 बार पढ़ोगे, बार बार रूटीन में लाओगे तो याद हो जाएंगे। एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ठीक, मेरे को याद है, तुम्हें भी हो जाएगा। एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये स्टार्च का संचय करेगा। भाई भोजन संचय का काम ही है तो ये स्टार्च का करेगा। एल्यूरोप्लास्ट किसका करेगा? प्रोटीन का संचय करेगा। इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कह सकते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, नाम से पता चलेगा प्रोटीन का संचय करेगा। और ये किसका संचय करेगा? वसा का संचय। ये बस इतना सही पढ़ना है, ल्यूकोप्लास्ट में इतना ही सही है कि ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक, इसमें कोई वर्णक नहीं है, यानी कि रंगहीन होंगे। काम इसका भोजन को संचय करना, फूड को स्टोर करना, और इस फूड स्टोर करने की बेसिस पे हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। अगर स्टार्च का संचय कर रहे हैं तो हम इसको एमाइलोप्लास्ट कह देंगे, प्रोटीन का संचय कर रहा है तो एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट, और वसा का संचय कर रहा है तो इलायोप्लास्ट। ठीक है, चलो मिटाओ इसको। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रोमोप्लास्ट। तो इधर वाला मैं मिटा दूं, ये मिटा दूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब हम पढ़ेंगे दूसरा यानी कि क्रोमोप्लास्ट। इधर से मिटा दूं, इधर आ जाते हैं। दूसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं? वर्णी लवक। यानी नाम से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें वर्ण क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। कौन से वर्ण उपस्थित होते हैं? तो कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में 2 होते हैं, एक होता है कैरोटीन और एक होता है जेंथोफिल। ये 2 वर्ण इसमें पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट, वर्ण उपस्थित होता है, उस वर्ण का नाम क्या है? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में 2 वर्ण होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। इसलिए ये क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। वर्ण उपस्थित है इस वजह से क्या होंगे? रंग बिरंगे हो जाएंगे। उसमें वर्ण नहीं था तो रंगहीन, इसमें वर्णक है तो रंग बिरंगे हैं। चलो अब इसका कार्य बताइए सर। कार्य बहुत आसान है। अगर ये रंग बिरंगे है तो रंग बिरंगे है तो ये क्या काम करेंगे? जो पुष्प होता है, फूल जो होता है, उसके अंदर पेटल्स होते हैं। पुष्प का आपको पता है 4 पार्ट होते हैं, सेपल, पेटल, और उसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग। तो उसके अंदर जो सबसे बाहर वाली संरचना होती है सेपल, वो तो हरे रंग की होती है ना,
देखा होगा आपने। और उसके अंदर जो पंखुड़ियाँ होती है ना, जिसको आप बोलते हैं, कलरफुल होती है, जैसे कि गुलाब की फूल की गुलाबी होती है, चमेली की फूल की पीली होती है, सूरजमुखी की पीली होती है। इतने ही पता है मेरे। तो ये क्या करता है, जो फल है, फल व पीटल्स, इसको हिंदी में कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। पीटल्स को रंग प्रदान करना, ये इसका काम हो जाएगा। ये खुद रंग बिरंगा है, तो वही काम करेगा जो इसके लय में आता है। तो ये काम करेगा फलों को और पीटल्स को रंग प्रदान करना। तो काम विशेषता समझ आ गई कि वर्णक इसमें पाए जाते हैं, कौन सा वर्णक पाया जाता है ये भी जान लिया, कार्य क्या है ये भी हमने समझ लिया। अब क्या समझना है, एक दो बातें और समझनी है। क्या समझनी है? पहली बात समझो, एक चीज आपने देखी है कि जो मिर्च और टमाटर होते हैं, मिर्ची देखी आपने, टमाटर भी देखे, वो दोनों कलर में आते हैं, हरे भी आते हैं, लाल भी आते हैं। तो क्या कारण है? पहले हरे होते हैं कि लाल होते हैं, बताओ, कमेंट करके बताओ। टमाटर मिर्ची पहले हरे होते हैं कि पहले लाल होते हैं? है ना, पता है नहीं भाई, कोई ऐसे नहीं आ गया। पहले हरे होते हैं और फिर वो बाद में क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। जब पकते हैं तो लाल हो जाते हैं। तो क्या कारण है उसका, लाल क्यों होते हैं? कुछ तो कारण है, अपन तो साइंस पढ़ रहे हैं तो फैक्ट पे बात करेंगे। तो उसका जो कारण होता है, हरे टमाटर और हरे मिर्च लाल हो जाने का कारण है कि पहले उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता था। ये क्लोरोप्लास्ट, ये नाम जब पता चल रहा है हरित लवक, यानी कि हरे कलर का ये, तो उसमें हरा रंग होगा। बाद में वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाएगा। और क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, रंग बिरंगा, है ना। तो हरा तो ये हो जाएगा, तो ये रंग बिरंगा, तो वो लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो हरे टमाटर व हरे हरी 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 मिर्च, जेंडर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई, हरे हरी, ठीक है। हरे टमाटर और हरी मिर्च पहले हरे होते हैं, पहले हरे होते हैं, पकने के बाद लाल हो जाते हैं। पकने के बाद क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। क्यों, कारण लिखेंगे, क्योंकि उनका जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में तब्दील हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट हरे कलर का होता है और क्रोमोप्लास्ट लाल कलर का हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं लाल हो, लाल पीला धोला कैसे भी हो सकता है। धोला क्या होता है, सफेद। ठीक है, और क्या काम है सर, इनके अंदर हरे टमाटर और हरी मिर्च, सॉरी, जो लाल टमाटर और लाल मिर्च होती है ना, इसके अंदर लाइकोपीन पाया जाता है। लाल, लाल, ला से लाल, ला से लाइकोपीन। तो लाइकोपीन किस में पाया जाता है, लाल टमाटर और लाल मिर्च में। लिख लेना, ढंग से लिख लेना तुम, मेरे पास जगह नहीं है इतनी। ठीक है, हो गया, क्रोमोप्लास्ट भी हो गया अपना। अब लास्ट हमारा बचा हुआ क्लोरोप्लास्ट। लास्ट क्या बचा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। तो इसको मिटाओ, अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। मिटाओ इसको। एक चीज में लिखना ही भूल गया, लवक जो होता है ना, इसकी खोज किसने की, लवक की खोज किसने की बताओ। एक वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल, हेकल, हेक्स नहीं हेकल, कहीं कहीं पे हिकल भी कहते हैं, अर्नेस्ट हिकल। इसने प्लास्टिड की खोज की। ये वही व्यक्ति है जिसे फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है क्लोरोप्लास्ट। चलो 5 मिनट का और काम है, कोई नहीं भागेगा भाई। उसके बाद द्विझिल्ली बंधित कोशिकाओं वाला मामला शांत हो जाएगा फिर अपना। अब क्या पढ़ना है रे, अब पढ़ना है अपन को क्लोरोप्लास्ट, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक। यानी कि नाम से पता चल रहा, रंग इसका कैसा होगा, हरा। रंग इसका कैसा होगा, हरा। और इसकी जो खोज की, क्लोरोप्लास्ट की जो खोज की, वो की सिम्पर ने। किसने, सिम्पर नाम का वैज्ञानिक है, वो इसका खोजकर्ता माना जाता है।
हरित लवक हरे रंग का होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके अंदर मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, Mg+, मैग्नीशियम आयन इसके अंदर पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाता है हरित लवक? पत्तियों में, हरी पत्तियों में। कहाँ पे पाया जाता है? हरी पत्तियों में। पादप के अंदर होगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लवक किस में होते हैं? पादप के अंदर होंगे। ठीक है सर, हरी पत्तियों के अंदर पाया जाएगा। और क्या है इसकी, अगर मैं बात करूं एक बात, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से, ये भी लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं। और इसका आकृति जो होती है वो अलग अलग होती है। डिस्क नुमा हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, ठीक है, लेंस जैसी हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है। अलग अलग प्रकार की आकृति होती है और संख्या भी अलग अलग होती है। लिख लो, आकृति व संख्या अलग अलग होती है। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, दिमाग में रहेगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे सारी चीजें आती है इसके बारे में। इनकी आकृति भी अलग अलग, संख्या भी अलग अलग, है ना। संख्या अलग अलग होने का मतलब किसी कोशिका में 2 होंगे तो किसी में 4, किसी में 1, किसी में 40, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? इसकी संरचना। अब हम क्या देखेंगे? संरचना किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखी, फिर उससे संबंधित जो पॉइंट है वो हमने पढ़े, उसी प्रकार हमें इसकी संरचना देखनी है। देख ले भाई। ठीक, कार्य क्या होगा? कार्य लिख लो इधर। कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। एक ही काम है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया में तो हमने बहुत सारे काम देखे थे, वायवीय श्वसन, वसा का बीटा ऑक्सीडेशन, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका एक ही काम होता है प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, भोजन बनाने की प्रक्रिया, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वो काम कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, अब संरचना देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसे है। ये क्या करना है, 1 मिनट रुको। ये ठीक है, ठीक है, जैसा करना। अब क्या करना भाई? ये कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर किसके होते हैं? अपना क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? बाह्य झिल्ली। और ये इसकी क्या हो जाएगी? आंतरिक झिल्ली। क्योंकि द्विझिल्ली बंधित है, इसमें मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, 2 झिल्लियां तो बनानी। ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? सित्रस राइबोसोम हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा? खुद का डीएनए हो जाएगा। ये इतनी बातें तो हमें पता ही थी। अब बाकी वाली बातें जो है वो हमें समझनी है। ये जो हमें दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये इतनी सी स्ट्रक्चर, ये वाला, इसको हम कहेंगे थाइलेकोइड। इसे हम क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। और ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये, इसको हम कहेंगे ग्रेना। इसको हम क्या देंगे? नाम देंगे ग्रेना। एक जो संरचना आपको दिख रही है ना, एक संरचना, वो तो है थाइलेकोइड। और जब बहुत सारे थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं कि सिक्के नुमा व्यवस्थित हो जाते हैं, सिक्के के ढेर बन जाते हैं। जैसे चिल्लर होती है ना, चिल्लर को एक ऊपर जमाओ तो उसको पूरे को नाम दे देते हैं ग्रेना। ये हो जाएगा, एक जो ऐसे दिख रहा है ये थाइलेकोइड और पूरा ढेर ग्रेना कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन 2 ग्रेना को जो जोड़ रही है ना, इस ग्रेना को और इस ग्रेना को, ये देखो, ये ग्रेना और ये ग्रेना, इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो संरचना है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लैमिनी। क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा
लेमिनी, यानी कि दो ग्रेनम को जोड़ने वाली संरचना, लंबी संरचना स्ट्रोमा लेमिनी कहते हैं। और इसका जो तरल भाग होता है, जिसको हम इंग्लिश में ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस पार्ट, उसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रोमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने उसको क्या नाम दिया, मैट्रिक्स, उसी प्रकार हरित लवक के अंदर जो तरल भाग होता है उसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, 5-6 नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं। मेनली ये 3 चीजें आपको, 4 चीजें जो है ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर ये वाली संरचना थाइलेकोइड, ये वाली ग्रेना, इन दोनों को जोड़ रही है वो स्ट्रोमा लेमिनी, और इसका ग्राउंड सब्सटेंस भाग स्ट्रोमा होता है। ये इसकी संरचना आप बना लीजिए, फिर हम इसके एक एक पॉइंट को अध्ययन करेंगे। संरचना के नीचे आपको जो अभी मैं पॉइंट लिखाने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में, वो आपको लिखने, स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़े। मिटाओ। अब संरचना जो है उसके पॉइंट हम लिख लेते हैं। संरचना के जस्ट नीचे आपको लिखना, पहला हरित लवक में, हरित, एक मिनट मार्कर चेंज कर देता हूं मैं, हरित लवक में कई लंबी चपटी डिस्क नुमा, डिस्क देखिए आपने, डिस्क नुमा एकल झिल्ली बंधित, एकल झिल्ली बंधित संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। यानी कि जो नाम अभी मैंने लिखा ना थाइलेकोइड, उसकी ये परिभाषा है, जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। तो थाइलेकोइड क्या है, लंबी लंबी संरचना थी, आपने देखा होगा इस प्रकार की जो संरचना हमें दिख रही थी, लंबी चपटी और डिस्क नुमा एकल झिल्ली बंधित होती है। ये कैसे होते हैं, इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। जैसे हरित लवक के ऊपर तो 2 झिल्ली है, लेकिन उसके अंदर जो थाइलेकोइड है ना वो एकल झिल्ली बंधित है ना। और थाइलेकोइड के अवकाश को ल्यूमेन कहते हैं। थाइलेकोइड का जो अवकाश होता है, अवकाश मतलब ये और ये, इसके बीच जो स्पेस दिख रहा है इसको ल्यूमेन कहते हैं। थाइलेकोइड के अवकाश को ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ओके, और बताइए सर, जब कई थाइलेकोइड सिक्के के ढेर नुमा ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं, ऊपर से ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इसे ग्रेना कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। वही बात जो मैंने पहले बताई कि जो बहुत सारे थाइलेकोइड अपने ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उसको ग्रेना कहेंगे। ठीक है, हरित लवक का ग्राउंड सब्सटेंस पार्ट जो होता है, यानी कि तरल भाग जो होता है, ग्राउंड सब्सटेंस पार्ट स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। ये भी आपको पता है। और क्या बताना है, और क्या बताना, बताओ। 2 ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना, 2 ग्रेना को जोड़ने वाली लंबी संरचना क्या कहलाती है, स्ट्रोमा लेमिनी कहलाती है। ये मैंने बताया था, स्ट्रोमा लेमिनी कहलाती है। ठीक है, और क्या बात करनी है, तो 2 चीज और है। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहां पे होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां पे होती है, ये भी हमें जानना है। प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ग्रेना में, कहां पे होती है, ग्रेना में, या फिर थाइलेकोइड भी मान सकते हो, दोनों एक ही चीज है।
भाई थाइलेकोइड और ग्रेना कोई अलग चीज नहीं है। थाइलेकोइड जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, पूरा एक बंडल बन जाता है, तो इसको हम ग्रेना नाम दे देते हैं, बाकी है तो थाइलेकोइड ही उसमें भी। और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होगी वो होगी स्ट्रोमा में, यानी कि इसका जो तरल भाग होता है उसमें होती है। तो ये दोनों भी सवाल कई बार बनते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे होती है हरित लवक में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पे बनती है। तो ये कंप्लीट इसकी संरचना के जितने भी पॉइंट्स बनने हैं वो मैंने आपको बताए हैं। बताओ इसमें कोई डाउट है? बहुत आसान से। हरित लवक के अंदर जो लंबी चपटी संरचना पाई जाती है, एकल झिल्ली बनती है, उसको थाइलेकोइड कहते हैं, और थाइलेकोइड का जो अवकाश होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। जब कई सारे थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं तो इसको हम ग्रेना कहते हैं, और हरित लवक का जो ग्राउंड सब्सटेंस वाला पार्ट है उसको स्ट्रोमा कहेंगे। और दो ग्रेना को आपस में जो जोड़ती है, आप संरचना देख सकते हैं अगर आपने चित्र बनाया तो, उसको हम स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। अब ये जो थाइलेकोइड है इस पे तो होगी प्रकाशिक अभिक्रिया, और जो स्ट्रोमा है इसमें क्या हो जाएगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया। और कार्य हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो हरित लवक होता है इसका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हरित लवक वाला जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को हमने बेहतरीन ढंग से किया है। आप एनसीईआरटी से मिला लेना, आप आरबीएससी की बुक से मिला लेना, आप कई अन्य जगह कोचिंग से पढ़े वहां से मिला लेना, और भी कई चीजें से आप पढ़ लेना यूट्यूब वगैरह से। आपको माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में इससे ज्यादा चीजें कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और इससे अच्छी तरीके से आपने, मुझे नहीं लगता किसी ने समझाया होगा। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी ये तो आप खुद बताएंगे, मेरे कहने से क्या होगा, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करेंगे, कम से कम एक बंदा 2 जनों को शेयर करेगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अगली क्लास में इससे भी शानदार लेके आऊंगा, और नहीं करोगे तो भी मैं तो लाऊंगा। ठीक है, चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।